Welcome to Learn Commerce PU online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम पीयूसी हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज मैं व्याख्या करने जा रही हूँ अपठित भाग के अंतर्गत तीसरी कहानी, जिसका शीर्षक है खून का रिश्ता। इसके रचयिता है भीष्म साहनी। हिंदी साहित्यकारों में भीष्म साहनी जी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। इनका जन्म 8 अगस्त 1914 ईस्वी में रावलपिंडी में हुआ। उन्होंने दिल्ली कॉलेज में अंग्रेजी के वरिष्ठ प्रवक्ता के रूप में कार्यरत रहे। उनकी विचार दृष्टि राष्ट्रीय एवं समाज परक थी। उन्होंने अपनी कहानियों में मध्यवर्गीय परिवारों की कुंठाएं, निराशा, घुटन, असंगतियों का स्वाभाविक एवं प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत किया है। उनकी जो सामाजिक दृष्टि है स्वस्थ एवं स्पष्ट है। उनकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 ईस्वी में हुई। उनके प्रसिद्ध कहानियों में माता विमाता, बीवर, सिरका, सदका, प्रोफेसर, अपने अपने बच्चे, चीफ की दावत, खून का रिश्ता आदि शामिल है। तमस उनका बहुचर्चित उपन्यास है। प्रस्तुत जो कहानी है, इसमें भीष्म साहनी जी ने आजकल के चकाचौंध भरे माहौल में सरल विवाह की महत्ता, साथ ही साथ खून का रिश्ता एवं पारिवारिक रिश्तों को निभाने पर बल दिया है। इस कहानी में वीर जी की सगाई हो रही है और उनके माता पिता के इकलौते बेटे होने के कारण माता पिता उनकी जो सगाई है बड़े धूमधाम से करना चाहते हैं, किंतु वीर जी इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। वो चाहते हैं उनकी सगाई एवं शादी दोनों बहुत ही सरल तरीके से हो। और इस कहानी में और एक मुख्य किरदार है मंगलसेन, जो कि वीर जी के पिताजी के छोटे भाई है। हम पिताजी के छोटे भाई को चाचा कहकर बुलाते हैं। तो वीर जी के पिताजी जो है, उनके जो भाई मंगलसेन, उन्हीं के घर में रहते थे। हालांकि वो वीर जी के पिताजी के सगे भाई नहीं थे, वो चाचा जात भाई थे, यानी उनके चाचा के बेटे, यानी सगे भाई नहीं, जैसे आजकल हम बोलते हैं कजिन ब्रदर, कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पर उनके चाचा जात भाई होने के वजह से वो वीर जी के भी चाचा कहलाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जिस प्रकार से वीर जी की सगाई की तैयारी हो रही है, वो धूमधाम या चकाचौंध ये सब अपने माता पिता से वो शादी के धूमधाम नहीं करना चाहते। साथ ही साथ यहाँ मंगलसेन का इस शादी के माहौल में क्या हाल होता है, ये सारी चीज़ों को इस कहानी में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। काठ की पार्टी पर बैठा चाचा मंगलसेन हाथ में चिलमता में सपने देख रहा था। उसने देखा कि वह समधियों के घर बैठा है और वीर जी की सगाई हो रही है। उनकी पगड़ी पर केसर के छींटे हैं और हाथ में दूध का गिलास है, जिसे वो घूट घूट करके पी रहा है। तो यहाँ पर चाचा मंगलसेन को पता है अपने भतीजे जो वीर जी है उनकी सगाई है आज। सगाई को जाने से पहले ही चाचा सगाई के घर में क्या क्या हो रहा है उसका सपने देख रहा है। तो काठ की पाटी यानी लकड़ी का जो पाटा है, जो हम अक्सर कहते हैं मणे कहते हैं, उस प्रकार के एक पाटे पर वो बैठे हैं और हाथ में चिलम यानी सिगार जैसा एक लंबा सा चिलम तामे वो सपना देख रहे हैं। वो सपना देख रहे हैं कि वो सगाई के लिए समधियों के घर चले गए हैं और वो उन्होंने
सिर पर जो पगड़ी बांधी है उस पर केसर के छींटे हैं। हम अक्सर शादियों में देखते हैं, जैसे स्वागत के लिए वहां पर जो युवतियां खड़ी होती है, वो लोग जैसे ही अंदर स्वागत करने के लिए उनको फूल या केसर ऐसे कुछ बहुत ही सुगंध द्रव्य वो सारे छींटे उड़ाते हैं जो भी शादी के जो मंडप में प्रवेश करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर मंगलसेन शादी के मंडप में आ गए हैं और उनके जो सर पर बांधी हुई पगड़ी पर केसर के छींटे हैं और वो वहाँ पर बैठे हैं और उनके हाथ में दूध का गिलास है और उस गिलास से वो घूट 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 मतलब एक एक सिप करके वो दूध पी रहे हैं। दूध पीते हुए कभी बादाम की गिरी मुंह में आ जाती, कभी पिस्ते की। दूध ऐसी सीधा साधा दूध नहीं है। जब वो दूध पीते हैं तो दूध के साथ साथ उन्हें बादाम की गिरी मतलब टुकड़ा, बादाम की गिरी और पिस्ते की गिरी उनके मुंह में आ रहा है। गिरी का मतलब है टुकड़े, छोटे छोटे दूध में बादाम और पिस्ते के छोटे छोटे टुकड़े डाला गया है। वो छोटे छोटे टुकड़े उनको दूध पीते वक्त उनके मुंह में आ रहा है। बाबूजी पास खड़े समधियों से उनका परिचय करा रहे हैं, क्योंकि बाबूजी उनके पास खड़े हैं और उन्हें समधियों से परिचय इंट्रोड्यूस करा रहे। देखिए ये मेरा चाचा जात भाई है, नाम है मंगलसेन। इस प्रकार से उन्हें बहुत ही अच्छे से वो समधी मतलब वीर जी के जो लड़की के घर वाले हैं वो वीर जी के घर वालों के लिए समधी हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो अपने समधियों को अपने मंगलसेन की परिचय दे रहे हैं। यह मेरा चाचा जात छोटा भाई है मंगलसेन। समधी मंगलसेन के चारों ओर घूम रहे हैं। जैसे शादी में लड़के वालों का हमेशा धूमधाम रहती है, वहां पर शादी के घर में लड़के वालों की बहुत ही आवभगत होती है, बहुत ही अच्छे से आवभगत होती है। उसी प्रकार यहाँ पर मंगलसेन कुर्सी में बैठे हैं और वीर जी के जो पिताजी है, बाबूजी है, वो मंगलसेन की परिचय करवा रहे हैं घर के बाकी समधियों से। और साथ ही वो समधी आगे पीछे उनके घूम रहे हैं, क्योंकि लड़की वाले हैं और लड़के वालों की बहुत एक तरह से रौब होता है शादी के घर में। शादी के घर में लड़के के तरफ से जो भी आता है उनका थोड़ा रौब ज्यादा होता है। इस वजह से वहां जैसे लड़के वाले मंगलसेन लड़के वालों के तरफ से है, तो वहां पर जो लड़की वाले हैं, जो समधी है, आगे पीछे घूम रहे हैं। उनमें से एक झुककर बड़े आग्रह से पूछता है, और दूध लाऊं चाचा जी, थोड़ा सा और? अच्छा ले आओ, आधा गिलास, मंगलसेन कहता है और तर्जनी से गिलास के तल में शक्कर निकाल कर छाटने लगता है। जैसे वो दूध पी रहा है तभी एक समधी उसके पास आता है और पूछते, चाचा जी थोड़ा दूध और लाऊं क्या आपको? जैसे उसकी जो ग्लास में दूध है वो खत्म हो रहा है, तो एक समधी पास आकर उससे पूछता है, चाचा जी और थोड़ा सा दूध लाओ, और थोड़ा। तो चाचा जी कहते हैं, अच्छा ले आओ आधा गिलास। तो मंगलसेन कहते, ठीक है तुम इतना आग्रह कर ही रहे हो तो लेकर आओ, आधा गिलास काफी है। जैसे वो चले जाता है तो मंगलसेन क्या करते हैं, दूध के तले मतलब उसके नीचे, गिलास के नीचे लगे हुए शक्कर को, ज्यादातर हमेशा जब हम दूध में शक्कर डालते हैं उसको ठीक तरह से घोलते नहीं है, तो शक्कर उसके तल में, उसके नीचे जम जाता है। तो मंगलसेन क्या करते हैं, उस शक्कर को अपने तर्जनी या ना इंडेक्स फिंगर, अपने उंगली से उसे निकाल कर चाटने लगते हैं। मंगलसेन ने जीभ से चटकारा लिया और सिर हिलाया। चटकारा लेना मतलब इस प्रकार से, यानी शक्कर को चाटकर उसका चटकारा लिया और सिर हिलाया। तंबाकू की कड़वाहट से भरे मुंह में से मिठास आ गई, मगर स्वप्न भंग हो गया। लेकिन यहाँ पर मंगलसेन क्या कर रहा था, यहाँ बिल्कुल वो दूध नहीं पी रहा था, वो चिलम पी रहा था। वो सिर्फ सपने देख रहा था कि वो समधियों के घर बैठा है और उसकी बहुत अच्छे से आवभगत हो रही है, वो दूध के गिलास उसके हाथ में है और उसमें बादाम और पिस्ते की गिरी उसके मुंह में आ रहे हैं और समधी उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। और ये भी उस एक ने पूछा कि चाचा जी आपको थोड़ा सा दूध लाकर दूं, और चाचा बहुत ही शान से कहते हैं, ठीक है थोड़ा सा लाकर दो। और अपने तर्जनी से गिलास के तले में लगे शक्कर को जैसे ही उन्होंने चाटा,
तो उनके मुंह में कड़वाहट आ गई। क्यों? क्योंकि अभी वो दूध नहीं पी रहे थे, उनके मुंह में क्या था? चिलम था। उसकी कड़वाहट से उनका जो स्वप्न है वो भंग हो गया। हल्की सी झुरझुरी मंगलसेन के सारे बदन में दौड़ गई और मन सगाई पर जाने के लिए ललक उठा। यह स्वप्न की बात नहीं थी, आज सचमुच भतीजे की सगाई का दिन था। बस थोड़ी देर बाद ही सगे संबंधी घर आने लगेंगे, बाजा बजेगा, फिर आगे आगे बाबूजी, पीछे पीछे मंगलसेन और घर के अन्य संबंधी सभी सड़क पर चलते हुए समधियों के घर जाएंगे। तो जैसे उन्होंने सपना देखा तभी उनके मन में ये ललक, ये इच्छा जागृत हुई कि अभी कब सगाई का वक्त आएगा, कब वो सगाई के लिए समधियों के घर जाएंगे और उनके आवभगत किस प्रकार से होगा, इसके लिए उनके मन में ऐसे ललक उठने लगी। तो ये सपना भी झूठ नहीं था, क्योंकि आज वीर जी की सगाई होने वाली थी और इतने धूमधाम से होने वाली थी कि मंगलसेन उसका सपना सगाई के में जाने से पहले ही देखने लगे और वो उस सगाई में जाने के लिए इतने उत्सुक थे कि सगाई से जाने से पहले ही वो उसके सपने देखने लगे। और वो ये भी सोचते हैं अभी वो झूठ नहीं है, उनका सपना भी झूठ नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में ही सगाई होने वाली है वीर जी की और घर में सगे संबंधी आने लगेंगे, बाजा बजने लगेगा और साथ ही जैसे ही समधियों के घर जाएंगे जो भी सगाई के लिए, पिछले ज़माने में क्या होता था, सगाई के लिए लड़का लड़की नहीं मिलते थे, सिर्फ घर वाले मिलकर इस सगाई की जो बातें हैं वो तय कर लिया करते थे। इसलिए सगाई के जैसे ही वक्त नज़दीक आएगा, आगे आगे बाबूजी, पीछे पीछे मंगलसेन, बाकी समधी कहाँ जाएंगे? समधियों के घर जाएंगे सगाई डलवाने के लिए। मंगलसेन के लिए काट पर बैठना असंभव हो गया। सगाई के सपने देखते ही मंगलसेन को काट पर बैठना मुश्किल हो गया था। और यहाँ पर लेखक थोड़ी बहुत व्यंग्यात्मक नजरिए से कहते हैं, बदन में खून तो छटाक भर था मगर ऐसे उछलने लगा था कि बैठने नहीं देता। क्योंकि यहाँ पर जो कहानीकार है वो कहते हैं शरीर में ऐसा लगता है कि छटाक भर ही खून है, लेकिन ऐसा मंगलसेन दिखा रहे थे कि इतना खून उबल रहा है, उसे बैठने नहीं दे रहा है। क्योंकि वो सगाई में जाने के लिए इतने उत्सुक थे, वो अपने समधियों के घर जाकर अपना आवभगत कराने के लिए इतने उत्सुक थे कि वो अभी अपने एक जगह पर बैठने के लिए भी उन्हें मुश्किल हो रहा था। एन उसी वक्त कोठरी में संतू आ पहुंचा और काट पर बैठकर मंगलसेन के हाथ में से चिलम लेते हुए बोला, तुम्हें सगाई पर नहीं ले जाएंगे चाचा। तो उसी वक्त जैसे चाचा जी सपने देखे और सपने भंग भी हो गया, अभी वो सगाई के में जाने की जो उत्सुकता उनके मन में दिखा रहे थे, उसी वक्त कोठरी में यानी कमरे में संतू आ जाता है। संतू उस घर का बहुत ही पुराना नौकर है, जो कि घर की सारे बातें, सारी चीजें उसे पता होती थी। जैसे वो अंदर आता है, उसने देखा कि चाचा मंगलसेन बहुत ही उत्सुक है, उन्हें बेकार में ऐसी टांग खींचने के लिए वो कहता है, चाचा तुम्हें सगाई में नहीं ले जाएंगे। चाचा मंगलसेन के बदन से सिर पांव तक लर्जिश हुई, पर यह सोचकर कि संतू खिलवाड़ कर रहा है, बोला, बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते। कई बार कहा मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे। तो उसे पता है ये जो संतू है हमेशा मंगलसेन की टांग खींचते रहता है, और उन्हें जैसे ही संतू कहता है कि चाचा जी तुम्हें सगाई में नहीं ले जाएंगे, तो उनके शरीर में एक लर्जिश, कंपन हुई और वो कहते देखो बड़ों के बीच में तुम मत बोलो, तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि मुझे सगाई में नहीं ले जाएंगे, मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे, मैं तो चाचा हूँ लड़के का, तो मुझे तो जरूर ले जाएंगे, तुम तो घर के नौकर हो, मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे। चाचा मंगलसेन को सिर से पांव तक लर्जिश, उनका कंपन हुआ और वो संतू से ये कहते हैं कि सगाई में मुझे नहीं तो क्या तुम्हें ले जाएंगे, मुझे तो पक्का ले जाएंगे, क्योंकि मैं तो जो शादी वाला लड़का है, दूल्हा है, उसका तो चाचा हूं मैं, तो मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे, किसी को भी नहीं ले जाएंगे। वीर जी कहते हैं सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर संतू एक ऐसी विस्फोटक बात कही जो कि चाचा मंगलसेन के शरीर में पूरा कंपन हो गया। वो कहते कोई नहीं जाएगा, आज तो क्या मैं भी, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वीर जी इस बात की जिद पकड़ कर बैठे हैं कि सगाई में
सिर्फ बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं। यानी बहुत ही वो, जैसे हमने पहले ही ये बातें देख ली है किस प्रकार से वीर जी बहुत ही सरल तरीके से विवाह करना चाहते हैं। इसलिए वीर जी चाहते हैं कि सगाई में धूमधाम बहुत ज्यादा लोग ना हो, सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं। वीर जी आए हैं। चाचा मंगलसेन के बंधन में फिर लर्जिश हुई और दिल धक धक करने लगा। संतो घर का पुराना नौकर था, क्या मालूम ठीक ही कहता हो। तो चाचा जी को एकदम से वो अवक रह गए, ऐसे कैसे वीर जी आए हैं। तो वीर जी कहीं दूर काम कर रहे थे, तो सगाई के दिन वो घर वापस आए हैं। तो संतू के से चाचा मंगलसेन पूछते क्या वीर जी घर आए हैं। तो संतू की बात वो ठीक तरह से टाल भी नहीं सकता, क्योंकि संतू घर का पुराना नौकर है, इसलिए वो घर की सारे बातें जानता था। इसलिए वो ये संतू की बातों को अनसुना भी नहीं कर सकता था। ऊपर चलो, सब लोग खाना खा रहे हैं। संतू ने चिलम के 2 कश लगाए, फिर चिलम को ताक पर रखा और बाहर जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने फिर एक बार घूमकर हंसते हुए कहा, तुम ही नहीं ले जाएंगे चाचा, लगा लो शर्त, 2-2 रुपए की शर्त लगती है। तो संतू जैसे वो बेकार में मंगलसेन की हमेशा टांग खींचता रहता है, वो उसने क्या किया, सबसे पहले मंगलसेन के हाथ से चिलम ले ली, उसे ताक पर वहां पर रख दिया। उसके बाद जैसे वो बाहर जाने वाला ही होता है, दरवाजे पर जाकर पीछे मुड़कर वो कहता है, चाचा ये बात याद कर लो कि तुम्हें बिल्कुल सगाई में नहीं ले जाएंगे, चाहिए तो शर्त लगा लो 2-2 रुपए की। बस बकबक नहीं कर, जा अपना काम देख। वो बोलते ज्यादा बकबक मत कर, जाओ अपना काम देखो। ऊपर रसोई घर में सचमुच बहस चल रही थी। संतू ने गलत नहीं कहा था। रसोई में एक तरफ दीवार के साथ पीठ लगाए बाबूजी बैठे खाना खा रहे थे। चौक के एन बीच में वीर जी और मनोरमा भाई बहन एक ही साथ एक थाली में खाना खा रहे थे। माँ जी चूल्हे के सामने बैठे पराठा सेक रही थी। माँ बेटे को समझा रही थी, यही मौके खुशी के होते हैं बेटा, कोई पैसे का भूखा नहीं होता। अकेले तुम्हारे पिताजी सगाई डलवाने जाएंगे तो समधी भी इसे अपमान समझेंगे। तो सच में संतू की बात बिल्कुल गलत नहीं थी। वो मंगलसेन से बात कह रहा था कि सगाई डलवाने कोई नहीं जाएगा, सिर्फ बाबूजी अकेले जाएंगे। ये बात गलत नहीं थी, क्योंकि रसोई घर में इसी बात पर बहस चल रही थी और दीवार पर पीठ लगाए बाबूजी खाना खा रहे थे और बीच में बैठकर एक ही थाली में वीर जी और उनकी बहन मनोरमा एक ही थाली में खाना खा रहे थे और माँ जी जो है वो चूल्हे पर पराठा सेक रही थी और अपने बेटे को समझाने का भरसक प्रयास कर रही थी कि बेटा तुम अकेले बेटे हो हमारे लिए, हमारी जो भी इच्छा है तुम्हारी शादी धूमधाम से करने की, तो आगे अगर जो तुम्हारे पिताजी अकेले सगाई डलवाने जाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा, समधी भी इसे अपना अपमान समझेंगे और हम भी कोई पैसे के भूखे नहीं हैं, किंतु घर में पहली शादी हो रही है, इसे हम थोड़े बहुत अच्छे से धूमधाम से करना चाहते हैं। मैंने कह दिया माँ, मेरी सगाई 1.25 रुपए में होगी और केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे, जो मंजूर है तो अभी से। यानी वीर जी यहाँ पर जिद पकड़ कर बैठे हैं कि वो सिर्फ सगाई बहुत ही सीधे साधे तरीके से करेंगे, वो बिल्कुल दहेज नहीं लेंगे, वो सिर्फ शगुन के 1.25 रुपए लेंगे और सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। तो वो घर वाले से ये जिद पकड़ कर बैठे हैं कि अगर बाबूजी अकेले जाकर 1.25 रुपए में सगाई डलवाएंगे तो ठीक है, वरना वो सगाई नहीं करेंगे। बस बस आगे कुछ मत कहना, माँ ने झट से टोकते हुए कहा। फिर क्षुब्ध होकर बोली, जो तुम्हारे मन में आया करो, आजकल कौन किसकी सुनता है, छोटा सा परिवार और इसमें भी कभी कोई काम ढंग से नहीं हुआ, मुझे तो पहले ही मालूम था तुम अपनी ही करोगे। तो जब वीर जी कहते हैं अगर आप मेरी बात मानोगे तो ही मैं सगाई करूंगा, वरना मैं सगाई नहीं करूंगा, तो माँ उसको वहीं रोकती है और टोकती है, कहती है ऐसी बातें मत करो, अब तुम बच्चे बड़े हो गए हो, अब तुम लोग किसी की सुनेंगे थोड़ी, छोटा सा परिवार है, तुम इकलौते बेटे हो, हम चाहते थे कि तुम्हारी जो शादी है धूमधाम से हो, लेकिन मुझे पता था तुम अपने ही करो, अपने ही जिद पे अड़े रहोगे।
अपनी क्यों करेगा, मैं कान खींचकर इसे मनवा लूंगा। बाबूजी ने बेटे की ओर देखते हुए बड़े दुलार से कहा था। बाबूजी अब तक जो चुप बैठे थे वो बोलने लगे, अपनी क्यों करेगा, मैं उसे समझाऊंगा ना, मैं उसे मनाऊंगा। बहुत ही प्यार से कहते हैं कि कान पकड़कर उसे समझाऊंगा कि ये बात ठीक नहीं है। पर वीर जी खींच उठे। खींचना मतलब चिढ़ जाना। क्या आप खुद नहीं कहा करते थे कि क्या शादी ब्याहों पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए? अब अपने बेटे की सगाई का वक्त आया तो सिद्धांत ताक पर रख दिए। बस आप अकेले जाइए और ₹1,000 में लेकर सगाई डलवा लाइए। तो पिताजी अपने बेटे को बड़े प्यार से, बड़े दुलार से समझाने की कोशिश करते हैं कि वो कहते हैं मैं मना लूंगा अपने बेटे को, किंतु वीर जी चिढ़ जाते हैं और वो अपने पिताजी से कहते, आप ही तो कहते थे सगाई शादियों में पैसे बर्बाद करना नहीं चाहिए, अब फिर आपको क्या हो गया? अभी अपने बेटे की बात आई तो अपने जो सिद्धांत है उसे आपने एक ताक मतलब एक साइड में, एक बाजू में रख दिया। ऐसा क्यों? आप अपने बेटे के जो विषय है, अपने बेटे की सगाई में अपने सिद्धांत का पालन क्यों नहीं करते? क्योंकि इससे पहले तो आप कह रहे थे कि शादी और इन सगाई जैसे कार्यक्रमों में पैसे का बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो अभी खुद के बेटे की सगाई है तो आप अपने सिद्धांतों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पर वो फिर से जिद पकड़कर बैठ जाते हैं कि मुझे बिल्कुल सगाई अकेले, आप अकेले जाइए और ₹1,000 लेकर सगाई डलवा लाइए। वाह जी, मैं क्यों ना जाऊं, आजकल बहनें भी जाती है। मनोरमा सिर झटक कर बोली, वीर जी तुम इस मसलों में चुप रहो। तो वो बहन थोड़ी बहुत शरारती है, वो कहते अरे वाह, मेरे अकेले भाई की सगाई हो रही, मैं क्यों ना जाऊं, मैं भी जाऊंगी सगाई में। तो वीर जी उसे चुप बिठाते हुए बोलते हैं, इस मामले में तुम चुप रहो, तुम बीच में मत बोलो। सुनो बेटा, ना तुम्हारी बात ना मेरी, बाबूजी बोले, केवल 5 या 7 समधी लेकर जाएंगे, कहोगे तो बाजा भी नहीं होगा। वहां उनसे कुछ भी मांगेंगे नहीं, जो समधी ठीक समझे दे दे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो बोलते हैं बेटा मैं अकेले जाऊंगा सगाई के लिए तो कैसा लगेगा, ना तुम्हारी बात ना मेरी बात, हम 5-6 लोग जाएंगे सगाई के लिए, और तुम अगर कहोगे तो बाजा भी नहीं ले जाएंगे, बाजा वाजा कुछ नहीं बजेगा, हम 4-5 लोग जाएंगे और समधियों से हम कुछ मांगेंगे नहीं, जो भी वो लोग देंगे उसे हम खुशी खुशी ले लेंगे, हम कुछ भी वहां पर उनसे आग्रह नहीं करेंगे, कुछ भी उनसे मांगेंगे नहीं, जो भी वो लोग देंगे उसे लेकर हम सीधा आ जाएंगे, मेरा अकेले जाना वहां पर ठीक नहीं लगेगा। इस पर वीर जी तुरंत कर कुछ कहने जा ही रहे थे, तब सीढ़ियों पर मंगलसेन के कदमों की आवाज आई। तभी वीर जी की जो बातें हैं और बाबूजी उसके जवाब में कुछ बोलने ही वाले थे, तब मंगलसेन की नीचे आने की आवाज आ रही थी। अच्छा, अभी मंगलसेन से कोई बात नहीं करना, खाना खा लो फिर बातें होती रहेगी, माँ जी ने कहा। जैसे वो मंगलसेन रसोई घर में आ रहे थे तो माँ जी कहते अब सब चुप बैठो, क्योंकि अभी कोई बातें नहीं होगी, मंगलसेन आ रहे, बाकी जो बातें हैं हम खाना खाने के बाद करेंगे। 50 बरस की उम्र में मंगलसेन के बदन में सभी चूल ढीले पड़ गए थे। चूल मतलब जैसे यहाँ चूल का मतलब स्क्रू, यानी 50 साल की उम्र में ऐसा लग रहा था कि मंगलसेन के सारे बदन के जो कोने हैं वो ढीला पड़ गया है। जब चलता है उछक उछक कर हिचकोले खाता हुआ, अब सीढ़ियां चढ़ता तो पांव घसीट कर बार बार छड़ी ठोकता हुआ। जब भी वो सड़क पर जा रहा होता है, मोड़ पर का साइकिल वाला दुकानदार हमेशा मंगलसेन का मजाक करता रहता है, आओ मंगलसेन जी पेच कस दो, और जवाब में मंगलसेन हमेशा उसे छड़ी दिखाकर कहता है, अपने से बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते, तू अपनी हैसियत तो देख। तो यहाँ पर मंगलसेन की थोड़ी बहुत परिचय दिया जा रहा है। 50 साल का उम्र है, लेकिन उम्र से कुछ ज्यादा ही बड़े लगते हैं वो, तो ऐसा लगता है उनके शरीर के साथ सारे जो स्क्रू है, पेच का मतलब स्क्रू है, ऐसा लगता है ढीले पड़ गए हैं। चलते वक्त उनके हाथ पैर शरीर के सारे अंग हिलते डुलते रहते हैं, और सीढ़ियां चलते वक्त वो पैर को घसीट घसीट कर और अपनी छड़ी को टेक टेक कर चलते हैं। और अक्सर जब वो रास्ते पर चलते हैं, नुक्कड़ में जो साइकिल की दुकान वाला है उसको यूं कहकर मजाक उड़ाता था कि मंगलसेन जी आओ आपका पेच कस दो, पेच मतलब स्क्रू, यानी आपके जो शरीर के जो स्क्रू है उसे थोड़ा बहुत कस दो, टाइट कर दो। तो मंगलसेन को इससे बहुत ही चिढ़ होता था और वो छड़ी दिखाकर साइकिल वाले को डराते थे और वो कहते थे तू अपनी हैसियत देख, मुझे क्या बोल रहा है। मंगलसेन को अपनी हैसियत पर बड़ा नाज था,
किसी जमाने में फौज में रह चुका था। इस कारण अब भी सिर पर खाकी पगड़ी पहनता था। खाकी रंग सरकारी रंग है। पटवारी से लेकर बड़े बड़े इंस्पेक्टर तक सभी खाकी पगड़ी पहनते हैं। इस पर ऊंची खानदान और शहर के धनी मानी भाई के घर पर रहना ऐठता नहीं तो क्या करता। तो यहाँ पर कहानीकार कहते हैं मंगलसेन को अपनी हैसियत पर नाज था, क्योंकि किसी जमाने में वो फौज में होते थे। इस वजह से आज भी वो अपने सर पर काकी पगड़ी पहनते हैं। काकी रंग, यहाँ पर कहानीकार कहते हैं काकी रंग सरकारी रंग है। पटवारी से लेकर कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक सभी लोग काकी पगड़ी, यानी कि आजकल टोपी आया है, लेकिन पहले जमाने में लोग पगड़ी पहनते थे। तो यहाँ पर पटवारी से लेकर इंस्पेक्टर तक सब लोग काकी पगड़ी पहनते हैं। इसलिए जो मंगलसेन है उसे अपनी हैसियत पर नाज था। और वो वैसे भी वो रह रहे हैं जिस बाई के घर में, यानी वीर जी के घर में रह रहे हैं, वो भी शहर के धनी मानी लोग हैं। इस वजह से उसे थोड़ी रौब जमाता था। दहलीज पर पहुंचकर मंगलसेन ने अंदर झांका। खिचड़ी मूछे सस्ता तंबाकू पीने के कारण पीली हो गई थी। घनी भौवे के नीचे दाई आंख कुछ ज्यादा खुली और बाई आंख कुछ ज्यादा सिकुड़ी हुई। सामने के 3 दांत गायब, यानी उनके शरीर के कुछ ऐसे दिखावा है जैसे 50 साल का उम्र है। जैसे पहले ही कहा है, उनके शरीर के ऐसे लगते हैं सारे के सारे स्क्रू जो है ढीला हो गया है। चलते वक्त उनके हाथ पैर सब हिलते डुलते रहते हैं। और उनके जो खिचड़ी सफ़ेद मूछे हैं, तंबाकू पीने के वजह से वो पीला हो गया है। और घनी भौवे मतलब आईब्रो बहुत ही घना है। उसके नीचे जो आंखें हैं एक ज़्यादा खुला है, एक थोड़ी छोटी है, और सामने के 3 दांत गायब है। तो यहाँ तक की कहानी में हमने ये देखा, वीर जी अपने माता और पिता से ये बहस कर रहे हैं कि उन्हें अपनी सगाई में कोई धूमधाम नहीं चाहिए। वो चाहते हैं सिर्फ पिताजी वहाँ पर सगाई डलवाने जाए और सिर्फ ₹1.25 शगुन के लेकर वो सगाई डलवा कर लाए। वो अन्य किसी को सगाई में जाना या धूमधाम बाजा बजाना ये सब नहीं चाहते। हमने ये भी देखा यहाँ पर कि सगाई में जाने से पहले ही मंगलसेन किस प्रकार से सगाई के बारे में सपना देख रहा था। वो देख रहे थे कि वो समधियों के घर जा रहे हैं, उन्हें उनकी बहुत अच्छे से आव भगत हो रही है, और उनके जो पगड़ी है उस पर केसर की चींटे हैं, उनके हाथ में दूध का गिलास है, और वो उस दूध को धीरे धीरे एक एक घूंट करके पी रहे हैं। और उनके मुंह में कभी बादाम की गिरी, कभी पिस्ते की गिरी आ रही है, और समधी उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। उनमें से एक उनके पास आकर पूछते, चाचा जी थोड़ा और दूध लाऊं? तो चाचा जी बहुत ही सरल तरीके से कहते हैं, हाँ भाई थोड़ा सा आधा गिलास और ला दो। और जो गिलास के तले में लगे हुए शक्कर को निकालकर अपने उंगली से चाटने लगते हैं, तभी उनका सपना टूटता है। और मंगलसेन सगाई में जाने के लिए बेहद उत्सुक है। और तभी संतू वहां पर आता है। वो कहता है कि चाचा जी तुम्हें सगाई पर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि घर में जो भी बातें हो रही थी वो जो संतू है वो ठीक ठाक से सुन रहा था। इस वजह से वो कहता है कि चाचा जी तुम्हें सगाई में नहीं ले जाएंगे। इस बात को सुनते ही चाचा जी को कंपन हुआ शरीर में, और ये उन्हें डर भी लगा कि तो ऐसा अगर कहीं ऐसा हो गया तो, क्योंकि वो सगाई में जाने के लिए और समधियों के घर में अपने आव भगत कराने के लिए बहुत ही उत्सुक है। आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला भाग हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.